Hi everyone, welcome to Major HSKLC's Balnoy Academy. Myself Reshma, I am a chemistry faculty here. So आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री के क्वेश्चंस और ये जो क्वेश्चन सेट है दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग और ये आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। जब हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे तो सिर्फ इसके आंसर्स ही नहीं उसकी जितनी भी एक्सप्लेनेशन है उसको भी डिस्कस करेंगे और आपको ये भी बताऊंगी कि अगर इस तरह का क्वेश्चंस आ जाए तो हम उसको कैसे क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री टेस्ट को। लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन, ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड आयोडीन कैन बी सेपरेटेड बाय, एज यू ऑल नोज कि आयोडीन का जो नेचर है वो कैसा है? सब्लिमेट नेचर है। तो आयोडीन इज अ सब्लिमेट नेचर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्लिमेट? सब्लिमेट स्टैंड फॉर विच कन्वर्टेड इनटू, जो सॉलिड से डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैस हो जाए। इन दिनों बड़ा न्यूज में भी था ये सब्लिमेट नेचर से रिलेटेड, आर्टिफिशियल रेन से रिलेटेड, राइट? तो जो आयोडीन है वो हमारा क्या है? सब्लिमेट नेचर का है। तो अगर कोई भी एक कंपोजिशन किसी भी मिक्सचर में सब्लिमेट नेचर में होगी तो उसको हम सेपरेट करेंगे थ्रू द सब्लिमेशन, राइट? सब्लिमेशन प्रोसेस दैट्स क्वाइट क्लियर है ना। अगर आपको नेचर पता है तो आप आराम से कर सकते हो। अभी यहाँ पर अनदर मेथड्स है, दिस इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन एंड द क्रिस्टलाइजेशन। बेसिकली क्रिस्टलाइजेशन में हम कोई सेपरेशन नहीं करते, सिर्फ क्या करते हैं? प्योरीफाई करते हैं। सॉलिड में बी ऑब्टेन फ्रॉम एनी मेथड, किसी भी मेथड से ऑब्टेन हुआ हुआ सॉलिड है उसको क्रिस्टल क्लियर करते हैं। क्रिस्टल क्लियर का मतलब है उसकी जितनी भी इम्प्योरिटीज है उसको रिमूव किया जाता है बाय द एक्शन ऑफ हाई प्रेशर वाटर, एयर, जिससे उसकी शेप भी क्रिस्टल हो जाती है ना। फॉर एग्जाम्पल योर शुगर, सॉल्ट, देखा ना, शेप क्रिस्टल है। क्यों है? क्योंकि उसको क्रिस्टलाइजेशन से प्योरीफाई किया गया है। एंड डिस्टिलेशन वर्ड जब भी आए तो ये हमेशा उन मिक्सचर्स के लिए होगा हैव अ सेम फेज। सेम फेज स्टैंड फॉर या तो दोनों लिक्विड हैं या दोनों गैसेस हैं, बट सॉलिड का सेपरेशन नहीं करता। डिस्टिलेशन के लिए जब भी यहां सेपरेट करेंगे तो इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर बॉइलिंग पॉइंट उनका 20 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है तो वी विल गो विद द डिस्टिलेशन, और अगर 20 से कम है तो फिर हम किस पे जाएंगे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में। देखा आपने, इस तरह से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है कि अगर हमारे 4 ऑप्शन है तो एक करेक्ट आंसर होगा, उसके अलावा जो 3 होंगे आपको उन 3 की भी डिटेल में जाना है। इससे 2 फायदे हो जाएंगे। एक, आपको पता चल जाएगा ये टॉपिक में मुझे प्रॉब्लम है, रिकॉल करने में इजी हो जाएगा। दूसरा, कहीं ना कहीं जो पढ़ा हुआ है वो सारा का सारा रिवीजन हो जाएगा और पता भी चल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन उस टॉपिक से आ रहे हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर कौन सा मार्क किया हमने? सब्लिमेशन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज अ स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन। बड़ा कंफ्यूजिंग है ये क्वेश्चन, ठीक है? कंफ्यूजिंग क्यों है वो पहले देखते हैं। क्या कहता है? अ मिक्सचर कंटेन 2 और मोर सब्सटेंस इन डैश विच आर कॉल्ड इट्स, मतलब कि किसी मिक्सचर में 2 या उससे ज्यादा सब्सटेंस मिले हुए हैं तो उनको क्या बोलते हैं और उनकी कंपोजिशन क्या है। खैर, इसमें आपने बहुत सारी डेफिनेशन पढ़ी होगी। कौन कौन सी पढ़ी होगी? इसमें आपने पढ़ा कंपाउंड, इसमें आपने पढ़ा मिक्सचर, है ना। बट यहां उन दोनों का लेना देना है नहीं, है ना। इसलिए हमारे जो जो ऑप्शन में ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कंपाउंड है उसको हम एलिमिनेट करेंगे, है ना। अभी यहां पर कंपाउंड को एलिमिनेट करा, राइट? मिक्सचर ऑलरेडी है नहीं, लेकिन एलिमेंट जो है दैट इज द प्योर फॉर्म। तो एलिमेंट तो मिक्सचर हो ही नहीं सकता, इसलिए एलिमेंट को भी एलिमिनेट कर दिया। यहां से भी करा, यहां से भी करा, कर दिया। वैसे तो मुझे एलिमिनेशन से आंसर मिल गया ना, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डिटेल में जा लेते हैं। क्या है कि आप मिक्सचर कंटेन 2 और मोर सब्सटेंस इन एनी रेशियो। भाई अगर यहां पर कंपाउंड होता तो हम फिक्स रेशियो बोलते, है ना। मिक्सचर है इसलिए हमने सीखा क्या है? एनी रेशियो, किसी भी रेशियो में हो जाए, और इसको क्या बोलेंगे? उसके कंपोनेंट्स बोलेंगे। समझ में आ गई बात? अच्छा, मिक्सचर और कंपाउंड में अगर हम डिफरेंस की बात करें तो एक यही डिफरेंस नहीं होता कि मिक्सचर की जो कंपोनेंट है वो ऐसे ही है, ऐसे मतलब किसी भी रेशियो में है, और कंपोनेंट के जो हैं वो फिक्स प्रोपोर्शनल रेशियो में है। एक और डिफरेंसेस है कि जो कंपोनेंट है ऑफ अ कंपाउंड वो प्योर रेशियोज में है, प्योर सब्सटेंस में है, और ये मिक्सचर में क्या होता है? इम्प्योर सब्सटेंस में। प्योर इम्प्योर सब्सटेंस का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि लॉट्स ऑफ इम्प्योरिटी के साथ होंगे। देयर इज अ रूल ऑफ क्वांटिटी, देयर इज अ रूल ऑफ रेशियो। ओके, द करेक्ट आंसर इज सी। देखा कैसे एलिमिनेशन से आपने आंसर किया? नो,
सॉरी, जब भी आप इस तरह के क्वेश्चंस को करते हैं तो ये ना क्वेश्चन थोड़े से इजी लगने लग जाते हैं, थोड़े से ट्रिकी लगने लग जाते हैं। एग्जैक्टली जो चीज हमें इजी लगती है ना वो एक्चुअली थोड़ा सा ट्रिकी होता है, क्योंकि वहां जो स्टेटमेंट दिया रहता है उसमें कहीं ना कुछ मिसिंग जरूर होता है या कुछ डायरेक्ट टर्म यूज किए गए होते हैं। तो जब भी आपके पास इस तरह का कोई क्वेश्चन आए, स्टक बिल्कुल नहीं होना, क्या करना है, ऑप्शन की डिटेल में जाना है और देखना एलिमिनेशन से क्वेश्चन डेफिनेटली सॉल्व होगा। तो चलिए, अभी हमारे 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, थर्ड पर आते हैं। कहते 2 सैंपल है किसके, लेड ऑक्साइड के, मतलब लेड ऑक्साइड 2 अलग अलग सैंपल हैं। वो सेपरेटली रिड्यूस टू मेटेलिक लेड बाय हीटिंग इन अ करंट ऑफ हाइड्रोजन, मतलब उससे हमने लेड को, मेटेलिक लेड को ऑब्टेन किया है ना, और हीटिंग है। द वेट ऑफ लेड फ्रॉम वन ऑक्साइड वाज हाफ ऑफ द वेट लेड ऑब्टेन एंड द अदर ऑक्साइड द डाटा इल्यूजन। तो बहुत इजी सी बात है, एक में ऑलरेडी वो हाफ वेट हो चुका है। इसका ये मतलब है कि ये जो कंबाइन हुआ होगा लेड, अलग अलग सेपरेट, यहाँ पे दिया है ना कि सेपरेटली अलग अलग दिया हुआ है और रिड्यूस कर रहे हैं, तो मतलब वो एक से ज्यादा में कंबाइन हो सकता है। यही मतलब है ना, जब एक से ज्यादा में कंबाइन हो सकता है तो उसको हम बोलते हैं मल्टीपल प्रपोर्शन। ठीक है, ये क्या आ गया, मल्टीपल प्रपोर्शन, क्योंकि जब वो एक से ज्यादा कंबाइन होता है तो उसका फॉर्मूला चेंज हो जाता है, कंपाउंड प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, CO2 है ना, दोनों एलिमेंट सेम है, लेकिन क्या है, फर्स्ट में CO है, सेकंड में क्या है, CO2। अगर CO2 के बारे में बात कर रहे होते या CO के बारे में बात करते, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, तो वो हमारा कांस्टेंट प्रोपोर्शन आ जाता। समझ में आई बात? यानी जहां पर भी एक ही एलिमेंट है और उसको अलग अलग कंबाइन करने के बारे में बोला हुआ है, और एज वेल एज उसकी परसेंटेज या उसका फॉर्मूला, ये सब आपको कुछ ना कुछ मेंशन गिवन है, तो समझ जाइएगा ये मल्टीपल प्रपोर्शन में होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। नेक्स्ट पर आते हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 4.4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो सबसे पहले जब हम नाइट्रोजन, किसी में भी हम एटम्स के बारे में बात कर रहे होते तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है कि नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल नंबर ऑफ मोल्स, भाई जितने हमारे मोल्स आए वो, इनटू एवोगाद्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23, यही होता है। बिल्कुल ठीक है। तो सबसे पहले हमें निकालना है नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या होता है आपका, दिस इज, जब मास गिवन हो तो भाई मास वाला फॉर्मूला लगा लीजिए। मास वाला फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ पर गिवन मास है 4.4 और CO2 का अगर हम मॉलिक्यूलर मास निकालें तो 44 आता है। एक चीज हमेशा नोटिस कीजिएगा, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स में मोस्टली जब भी आपको मोल्स वगैरह निकालना हो तो जो मास गिवन होगा, मे बी द मास, मे बी द वॉल्यूम, वो हमेशा जो कंपाउंड गिवन होगा उसके मल्टीपल में ही होगी, राइट, ताकि यहां कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो। ठीक है, तो यहां आपने देखा है कितना आ गया नंबर ऑफ मोल, दिस इज 0.1 आ गया। अब हमें इसकी किससे मल्टीप्लाई करनी है, एवोगाद्रो नंबर, दिस इज 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है भाई, मल्टीप्लाई तो हो गई, लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस है। क्या है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम निकालने हैं, है ना। अब आप देखो जो कंपाउंड आपको गिवन है उसमें ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, वी सेड ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं। तो बहुत आसान सी बात, जो भी आंसर आपका आ रहा है उसे मल्टीप्लाई उठाकर किससे कर देंगे, 2 से कर देंगे। तो देखिए दिस इज 0.2, दिस इज 12 इंटू 10⁻22, 1.2 इंटू 10⁻22। बात समझ में आई? 2 फॉर्मूला लगे, कौन कौन से, एक नंबर ऑफ मोल वाला और एक नंबर ऑफ एटम्स वाला। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक डन हो चुका है। लेट्स मूव, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। 4 क्वेश्चन हमारे डन हो चुके हैं। अब हम आ गए हमारे 5th क्वेश्चन में, ये रहा हमारा 5th क्वेश्चन। ठीक, अब देखें ध्यान से 5th क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है विच हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, द सेम थिंग, फॉर्मूला तो हमारे पास सेम है ना, नंबर ऑफ एटम और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का क्या फॉर्मूला लगाते हैं हम फॉर्मूला लगाते हैं भाई नंबर ऑफ, जो भी हमारे मोल्स लिख लें वो मल्टीप्लाई एवोगाद्रो नंबर, ये फॉर्मूला होता है ना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का। तो पहले फॉर्मूला देख लो। अब यहां पर थोड़ा सा शॉर्टकट अप्लाई करेंगे, है ना। शॉर्टकट हम क्या अप्लाई करेंगे, शॉर्टकट हम ये अप्लाई करने वाले हैं कि हम क्या करेंगे कि जो हमारे चारों ऑप्शंस है ना उसमें हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे।
राइट और जैसे ही हमारे नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे ना तो हम उससे कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि एवोगाड्रो नंबर लगा के आपको कंप्लीट कैलकुलेशन करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स का आपका फॉर्मूला होता है, क्या होता है? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक, अब यहां पर बिफोर आई स्टार्ट टू सॉल्व मुझे कुछ चीजें क्लियर दिख रही है ना, आप लोगों को भी दिखेंगी। कब? जब आप प्रैक्टिस करने लग जाएंगे ना, आपको भी चीजें समझ में आनी स्टार्ट। आप देखिए यहां पर दिस इज 2 ग्राम ऑफ H2, राइट। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना? 1। कितने हाइड्रोजन? 2। तो भाई यहां पर तो ऑलरेडी 2 आ गया और यहां पर मास है 2, यानी गिवन मास मॉलिक्यूलर मास का अगर मैं रेशियो लूं तो मोल कितने आ गए? 1। अब ये देख लेना है, ये मैंने 1 निकाल लिया यहां पर हाइड्रोजन का। अब मैं औरों का निकालूंगी और अगर 1 से ज्यादा वैल्यू किसी की आई तो आई विल गो विद देयर, और अगर नहीं आई तो फिर इसी में जाएंगे, है ना। तो मतलब क्या है? मतलब इतनी सी बात है कि आपको एंटायर का लाइक एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन इजी हो जाती है थोड़ी सी। चलो अभी लेट्स स्टार्ट करते हैं। 7 नाइट्रोजन का तो दिस इज एटॉमिक मास होता है 14, तो 14 इंटू 2 दैट इज यहां पर हो गया आपका 28/7, है ना। और यहां पर आ गया 16 ग्राम ऑफ NO2। NO2 मतलब यहां पर आप निकालेंगे, नाइट्रोजन का होता है एटॉमिक मास 14 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 मल्टीप्लाई 2 बोले तो 32, है ना। तो 32 क्या, अच्छा ये मैंने ना उल्टा लिखा है यहाँ पर, कभी आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाए, मैं थोड़ा सा यहाँ लिख देती हूँ उसको। ये मैं 7 ग्राम नाइट्रोजन को यहाँ लिख रही हूँ, तो हमारा फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो ये आया 1/2 और ये हो गया 0.5। दैट्स वाई ये वाला ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। अब आप आ जाइए यहाँ पर इन दोनों का एटॉमिक मास पहले निकाल तो ले, NO2 का है ना भाई, तो ये कितना आ गया? ये आ गया 46। तो देखिए दिस इज 16/46। कैलकुलेशन नहीं करनी, मत करो, दिख रहा है पॉइंट में जा रहा है, डेसिमल में जा रहा है, छोड़ दो। यहाँ पर देखिए दिस इज 16 और ऑक्सीजन 2 है, 32 हो जाएगा। ये ऑल्सो 0.5, दिस इज ऑल्सो एलिमिनेटेड। तो भाई सबसे पहले मुझे 1 वाला नजर आया था, ये आप लोगों को भी नजर आएगा, डेफिनेटली होगा मोल वाले क्वेश्चन में एक ऑप्शन ऐसा। तो वी विल गो विद दिस 1 इंटू एवोगाड्रो नंबर, मतलब सब में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसमें है? बी में। कंफ्यूज मत होना, थोड़ा सा घिचपिच जरूर हुआ है, लेकिन आंसर जो है वो बी है। अभी रब करके दिखा देती हूँ मैं आपको, क्योंकि मैंने थोड़ा सा यहाँ पर मार्क करा। द करेक्ट आंसर इज, करेक्ट आंसर कौन सा है हमारा? बी। डन। द वे कैसे सॉल्व करना, दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। देख लिया? चलो बढ़ लेते हैं आगे। बढ़ने से पहले ये थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, क्योंकि यहां भी तो भाई मैच करना है। ओके, अब नेक्स्ट पर आते हैं। अभी ये वाला जो क्वेश्चन था ना, अभी हमने करा था मल्टीपल प्रोपोर्शन, डेफिनेट प्रोपोर्शन। बेसिकली ये बिलोंग करता है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। और आपका जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है, इसमें आपके 5 लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है। इस पर क्वेश्चन भी कैसा आता है वो थोड़ा सा आपको बताती हूँ। एक तो आपको इसको प्रिपेयर करना है, आपको लॉ का नेम हो और आपको उसका स्टेटमेंट लर्न करना है, ठीक है। उसके बाद साइंटिस्ट के नेम को भी लर्न करना है कि ये वाला लॉ किस साइंटिस्ट ने दिया था। उसके बाद एक एक एग्जाम्पल करना है, ठीक है। अभी बात ध्यान से समझना, आपने आई थिंक 2 लॉज जो हैं वो 3 लॉज अप्रॉक्स, वो आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़े होते हैं एनसीईआरटी में। उसके बाद आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़े होते हैं, है ना। तो 9th वाले में बहुत कम दिया हुआ है, 11th वाले में बहुत ज्यादा दिया हुआ है। अब क्वेश्चन ये आ जाता है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि 9th का पढ़ना है 11th का पढ़ना है ना। तो बहुत आसान सा है, अगर आप लोग अपने नोट्स बनाते हैं तो आप उसमें देख लीजिए। सबसे पहले डालिए लॉ का नाम, ठीक है, फिर उस लॉ का लिखिए स्टेटमेंट, हो गया, फिर उसका लिखिए साइंटिस्ट का नेम, डन। उसके बाद उसका लिखिए एक एग्जांपल, मतलब आपने ये क्वेश्चन फिक्स कर दिया। अब अगर ये क्वेश्चन आया तो आप डेफिनेटली करके आएंगे, ठीक है। खैर यहां पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं, जो अभी मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि यहाँ पर क्या है। आपका लॉ है, जो लॉ का स्टेटमेंट है उसके साइंटिस्ट के नेम के अकॉर्डिंग दे रखा है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट। जैसे फर्स्ट वाला जो है आपका, दिस इज लॉ ऑफ डेफिनेट। जो लॉ ऑफ डेफिनेट है वो जोसेफ रॉस ने दिया था, यानी ए का जो हो गया
वो S हो गया, राइट। और ये तो बहुत इजी हो गया, नहीं क्यों? क्योंकि A का S तो है ही एक ही ऑप्शन में। लो भाई, डन हो गया क्वेश्चन। फिर भी देख लो B वाला, दैट इज लॉ ऑफ मल्टीपल। तो लॉ ऑफ मल्टीपल जो था वो सर किसने दिया था? डाल्टन जी ने। अच्छा, डाल्टन जी का बड़ा रोल है केमिस्ट्री में, है ना। डाल्टन जी ने दो चीजें और बताई थी बड़ी इंपॉर्टेंट सी केमिस्ट्री में। वैसे तो बहुत सारी चीजें बताई है, लेकिन दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो अब से पहले किसी ने नहीं बताई थी। हालांकि बोलते हैं लोग कि भाई अब तो उसमें बहुत सारा कॉन्ट्राडिक्शन है, बट उससे फर्क नहीं पड़ता, सबसे पहले जिसने बताई थी बात तो उसकी है। तो अगर आपसे ये बोला जा रहा है कि द फर्स्ट थ्योरी ऑफ एटॉमिक मॉडल, मतलब एटम के बारे में कोई कुछ नहीं जानता था, सबसे पहली थ्योरी किसने दी? सर जॉन डाल्टन। उसके बाद एलिमेंट्स को नाम लेते थे, ये कैल्शियम है, ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है। नो वन नोस कि उसका सिंबल भी हो सकता है, उसकी रिप्रेजेंटेशन को आप सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं। वो काम भी किसने किया था? सर जॉन डाल्टन ने किया था। ठीक है भाई, तो जो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है वो ये यहां पर लगा देते हैं, दिस इज डाल्टन ऑफ मास, है ना, डाल्टन ने दिया था। ओके, उसके बाद है दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन। जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन है वो लेविसियर ने दिया था, लेविसियर जी ने दिया था। और जो लॉ ऑफ गैसेस है दैट इज क्वाइट इजी ना, गैसेस और गैलुसाक, है ना, गैलुसाक। ठीक है, तो ये याद रखना, यही है आपके चार हैं। इसमें वो लॉ ऑफ मास वाला नहीं दे रखा है, कंजर्वेशन ऑफ मास वाला। ठीक है, मल्टीपल प्रोपोर्शन सॉरी इसमें सॉरी दिया हुआ है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन वाला नहीं दिया हुआ है ना। तो आपके 5 लॉ हैं, उन पांचों लॉ को एक बार लर्न कर लीजिएगा। इस तरह के क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इजी होने वाले हैं। ठीक है भाई, चलिए हो गए कितने हमारे? बिल्कुल हो चुके हैं हमारे 6 क्वेश्चन। लेट्स मूव, बढ़ रहे हैं आगे। और हम कहाँ आ गए? हम आ गए हैं हमारे 7th क्वेश्चन में। ठीक है, चलो 7th क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। 7th क्वेश्चन में सबसे पहले कहता था नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन पॉजिटिव जिंक आयन विद मास नंबर ऑफ 70। अच्छा, इस क्वेश्चन में कंफ्यूज होने का डाउट है, डर वर्ड नहीं है। डाउट क्या है कि यार ये डाई पॉजिटिव वर्ड जो दे दिया, इससे प्रॉब्लम तो नहीं हो गई? अब थोड़ा सा माइंड लगाइए, डाई पॉजिटिव या नेगेटिव ये किस में होता है? ये तो इलेक्ट्रॉन्स में होता है। और पूछा क्या है भाई? न्यूट्रॉन पूछा है, यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का तो कोई लेना देना ही नहीं है, चार्ज पॉजिटिव हो नेगेटिव हो। तो यहां कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको दे दिया मास, मतलब एटॉमिक मास। आपको पता होना चाहिए एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर ऑफ जिंक जो है वो होता है 30। ये हो गया, राइट। कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन? बहुत इजी है ये, हम ऊपर लिखते हैं एटॉमिक मास, नीचे लिखते हैं एटॉमिक नंबर। मैंने उल्टा लिख दिया, कोई बात नहीं, इसको करेक्शन कर लेते हैं। ये यहाँ पर, ये यहाँ लिखा 70 और यहाँ पर आ गया 30। ये जो 70 होता है ये होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और ये होता है ओनली नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो मुझे न्यूट्रॉन निकालने में क्या करूंगी? बहुत आसान, यहां से उठाकर इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 70 माइनस 30 आंसर आ जाएगा 40। क्या 40 ऑप्शन में है? बिल्कुल दिख गया, ये रहा ऑप्शन में, ये इसका करेक्ट आंसर हो गया 40। डन, चलो बढ़िया, आगे बढ़ लेते हैं। कहते थे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन ऑफ द एलिमेंट of an element is 18 and 20 respectively, its mass number is, right। देखिए जनरली विदाउट वैलेंसी, ठीक है, वर्ड्स को ध्यान समझिएगा, विदाउट वैलेंसी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर सेम होते हैं। ठीक है, इसमें कोई डिफरेंसेस नहीं होता। और जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है उनको हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर। ठीक है, और एटॉमिक नंबर जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि 18 हो गया, और न्यूट्रॉन्स हो गया आपका 20। तो जब आपको एटॉमिक मास या मास नंबर निकालना हो तो उठाकर दोनों को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा कितना? 38। क्या 38 ऑप्शन में है? बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। अब थोड़ा सा ना इस क्वेश्चन को नोटिस कीजिए, देखिए ध्यान से। तो जब आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं ना तो समटाइम ना कंफ्यूजन हो जाती है, यार ये तो इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं इसमें वैलेंसी कैलकुलेट होगी कि नहीं होगी, है ना। बट याद रखना, अगर वैलेंसी कैलकुलेट होती तो वो मेंशन करके देता ना आपको। समझ में आ रही है थोड़ा सी बात? ठीक है, ओके, यहाँ पर डन हो गया आपका। और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। एक ए है, रिप्रेजेंट द मास नंबर एंड जेड रिप्रेजेंट द एटॉमिक नंबर, और देन अल्फा डी के करेक्टराइज्ड बाय, मतलब मेरे पास एक एलिमेंट मैंने एक्स कंसीडर कर लिया, ठीक है, और उसका एटॉमिक मास ए है,
एटॉमिक नंबर Z है। अब अल्फा क्या होता है? अल्फा तो हीलियम होता है, हीलियम में इट इज 4, इट इज 2। तो यहां पर क्या हुआ, एक अल्फा पार्टिकल एलिमिनेट हो गया, मतलब एक हीलियम आपने ऑलरेडी निकाल दिया। निकाल दिया भाई, बिल्कुल निकाल दिया। सपोज एलिमेंट बन गया भाई, बन गया, कोई बात नहीं। अब देखिए यहां पर मुझे कुछ ऐसा नंबर पिक करना है कि जिसको मैं 4 के साथ कैलकुलेट करूं और मेरा जो आंसर है वो A आ जाए। यस, दिस टाइप्स ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जिसमें हम क्या करते हैं, एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर को बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा A-4 और ये हो जाएगा Z-2। तो एटॉमिक मास जो है वो डिक्रीज बाय 4 और एटॉमिक नंबर इज डिक्रीज बाय 2। देख लेते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो पहली चीज तो दोनों ही डिक्रीज हो रहे हैं, तो यहाँ पर एक एक में जिसमें इंक्रीज आ रहा है इसको तो पहले ही एलिमिनेट करो। OMG, इसको भी एलिमिनेट कर दिया, कितना इजी हो गया है ना। मतलब अगर मुझे नहीं भी पता था, फिर क्यों नहीं पता था, पता होना चाहिए, ये चीज तो बहुत कॉमन है, इजी है। क्या आ गया, C शुड बी द करेक्ट आंसर। हुआ ना डायरेक्ट। इन रिएक्शंस को हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जितनी भी हमारी न्यूक्लियर फिजिक्स है उसमें हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही यूज करते हैं। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में क्या करते थे, नंबर ऑफ मोल्स को बैलेंस करते हैं ना, आगे 2 3 जो भी है न्यूमेरिक नंबर लगा के बैलेंस करते हैं। ठीक है, इजी है, चलो बहुत इजी पीजी वाला हो गया क्वेश्चन। अब आगे हम 10th क्वेश्चन में। 10th क्वेश्चन क्या कहता है, न्यूक्लियॉन्स आर। अच्छा, न्यूक्लियॉन्स वर्ड हमने बहुत बार पढ़ा, यू नो अदर सब्जेक्ट्स में, लाइक बायो में भी तो पढ़ा है ना। तो जो भी न्यूक्लियस के अंदर हो उसको हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। एटम के न्यूक्लियस के अंदर क्या है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन बिल्कुल है, ओनली न्यूट्रॉन्स तो बिल्कुल भी नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल भी नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल भी नहीं है। द करेक्ट आंसर इज न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। डन हो गई बात। चलें आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो भी देख लेते हैं। atoms with the same mass number but different atomic mass are called the same mass number। अगर मैं यहाँ पर 2 एलिमेंट लिख रही हूँ, दिस इज x, दिस इज y, तो मतलब ये सेम है, दिस इज m और m, और यहाँ पर ये चेंज है, दिस इज, इसको a ले लेते हैं, इसको b ले लेते हैं, यही है ना। ओके, सेम मास हो तो उनको हम बोलते हैं आइसोबार। बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे पास। वी कैन टेक एन एग्जाम्पल ऑफ पोटेशियम एंड कैल्शियम, ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। 40-40 और 19-20, देखिए है ना, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, आइसोबार्स। आइसोबार्स, ये रहा आइसोबार्स, ठीक है। और आइसोकॉर्ड्स, आइसोकॉर्ड जो होता है वो टर्म्स होते हैं जिसमें कोर्स यानी वॉल्यूम सेम रहती है। आइसोबार का आंसर था आइसोबार हो गया। आइसोबार का वाइस वर्सा है आइसोटॉप्स। मतलब यहां पर एटॉमिक मास डिफरेंट होगा, एटॉमिक नंबर सेम होगा, ठीक है। नन ऑफ दिस, तो नन ऑफ दिस होता है। खैर नेक्स्ट पर आ जाते हैं। रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल डिस्पर्सन एक्सपेरिमेंट कंक्लूड क्या करता है। भाई सबसे पहली बात, जितने भी एटॉमिक मॉडल है, अब आप लोग के माइंड में ये आ रहा होगा कौन कौन से एटॉमिक मॉडल करें, आ रहा होगा है ना। तो हमारे पास तो बहुत सारे एटॉमिक मॉडल हैं, बहुत सारे, मतलब अगर देखा जाए हमारी एनसीईआरटी, तो 11th क्लास के एनसीईआरटी में बहुत सारे लिए, एक्चुअली बहुत सारे दिए। बट पढ़ने कौन कौन से, तो मैं आपको काउंटेड बताती हूँ, बस वो पढ़ लीजिएगा। आपके एग्जाम्स में सारे जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो इन्हीं से बिलोंगिंग्स होते हैं। जैसे डेल्टन फर्स्ट लॉ, उसके बाद जे थॉमसन, ठीक है, रदरफोर्ड वाला, सॉरी जे थॉमसन, उसके बाद थर्ड वन इज रदरफोर्ड, और रदरफोर्ड के मॉडल में जो बोर जी ने वेरिएशन जो भी अपना चेंजेस किया था वो, तो ये 4 मॉडल्स आपको पढ़ने हैं, ठीक है। इन्हीं 4 में से क्वेश्चन आएगा मोस्टली, फिर भी देख लेते हैं। जो रदरफोर्ड जी का अल्फा वाला प्रैक्टिकल एग्जाम्पल था, तो उसका नाम क्या था, दिस इज अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। नाउ अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में पहला क्वेश्चन अल्फा ही पार्टिकल के लिए, क्योंकि अल्फा इज अ स्टेबल पार्टिकल, हीलियम है ना, 4 2 2 2 2 इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन, ठीक है। अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में जो रदरफोर्ड जी का था उसमें क्या करा था, गोल्ड फॉइल ली थी। अब गोल्ड ही फॉइल क्यों ली, क्योंकि सबसे ज्यादा मिलेबल होती है ना, और उस पर अल्फा पार्टिकल बॉम्बिंग कर दी थी, बॉम्बार्डिंग कर दी थी, तो कुछ अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट निकल गए, कुछ टकरा कर वापस आए, जैसे किसी सॉलिड बॉडी से टकरा गए हो, यानी द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस का यहाँ पर पता चला, राइट। चलिए इसको कंटिन्यूशन में लेते हैं। अभी ये तो मैंने आपको पहले कंक्लूजन बोल दिया। देखो जब भी आप कॉम्पिटिशन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो जो भी आपके पास क्वेश्चन आए, आपने सबसे पहले उससे रिलेटेड जो भी पढ़ा हुआ था उसको एक बार रिकॉल कर लेना चाहिए, देन आपको ऑप्शंस को रीड करना चाहिए, है ना। और ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट,
ठीक, यहां पर हम आते हैं सबसे पहले फर्स्ट वाला देखते हैं, ऑल पॉजिटिव आयंस आर डिपॉजिट एट अ स्मॉल पार्ट, दैट इज ट्रू। लेकिन अगर आपको फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट मिल जाए तो इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं कि आप रिमेनिंग ऑप्शंस में नहीं जाएंगे, जाना है, मे बी वो वाला और ज्यादा करेक्ट हो जाए। सम टाइम ना स्पेशली साइंस सब्जेक्ट में एक से ज्यादा करेक्ट होते हैं, तो वहां पर हमें प्रोबेबिलिटी टर्म में देखना पड़ता है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग बात करेंगे, तो फर्स्ट वाला हमने यहाँ पर देखा कि पॉजिटिव आयंस जो है वो बहुत स्मॉल पार्ट है। सेकंड में उल्टा है, नेगेटिव आयंस आर डिपॉजिटेड अ स्मॉल पार्ट एंड द सी प्रोटॉन मूव्स अराउंड द इलेक्ट्रॉन। ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग है ना। एंड न्यूट्रॉन्स आर चार्ज पार्टिकल, न्यूट्रॉन तो कभी चार्ज हुआ ही नहीं, ये तो यूनिवर्सल फॉल्स स्टेटमेंट है। दैट मीन डी भी रॉन्ग और सी भी रॉन्ग। अब हमारे पास है दो चॉइस, ए और बी। अब सोचो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर है नेगेटिव चार्ज जो बाहर घूम रहे हैं, न्यूक्लियस में क्या है, प्रोटॉन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, यही तो बताया था। दैट्स मीन द करेक्ट आंसर इज ए, है ना। पहले अगर रिकॉल करा तो क्वेश्चन कितना इजी हो जाता है ना। चलिए, तो यहां तक हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं, कहां तक हो चुके हैं, 12 तक हमारे क्वेश्चन डन हो चुके हैं। लेट्स मूव आगे बढ़ते हैं, और अब हम आ गए हमारे 13th क्वेश्चन पर। 13th क्वेश्चन में कहते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। रदरफोर्ड बिल्कुल ठीक है, प्रोटॉन डन है, जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन डन है, चैडविक न्यूट्रॉन डन है। अच्छा, मैं एक बात बताऊं, न्यूट्रॉन के बारे में जब हम बात करते हैं तो दो साइंटिस्ट के नेम निकल के आते हैं, एक तो चैडविक आते हैं, गोल्डस्टेन आते हैं ना। जो गोल्डस्टेन थे ना, उन्होंने नेम दिया था न्यूट्रॉन को, बट एक्चुअली सबसे पहले जो डिस्कवर किया था वो किसने करा था, चैडविक जी ने ही किया था। आगे बात करते हैं बोर। आइसोटॉप्स, नो, आइसोटॉप्स के बारे में जिन्होंने बताया था ना, ये वही थे जिन्होंने किसी भी न्यूक्लियर रिएक्टर में किसी एलिमेंट में से अल्फा बीटा गामा निकलने पे क्या वेरिएशन आता है वो दिया था। यस, एसओडी। दैट्स मीन ये वाला नॉट करेक्ट है ना, ये वाला क्या हुआ, नॉट करेक्ट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट पर आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज द करेक्ट फॉर द इलेक्ट्रॉन इन 4f ऑर्बिट। सबसे पहले तो 4f ऑर्बिट। ओके, फर्स्ट क्वांटम नंबर क्या होता है, द सेट ऑफ 4 नंबर जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन देते हैं इलेक्ट्रॉन की, ओरिएंटेशन, एनर्जी लेवल, सब शेल की शेप, सब शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, दिस कंप्लीट इंफॉर्मेशन। इसी के बेस पर क्या था, ऑफ बो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन था। नाउ इसमें जब भी आपको जो भी गिवन होगा, जो ये आगे वाला होता है इसको n बोलते हैं, तो n इज 4, पहला ये। लेट्स सी n4 किस में है, वी सेड 1 2 3, तो d को एलिमिनेट कर दिया, डन हो गया। उसके बाद है l दैट इज एजीमुथल क्वांटम नंबर, ये होता है n-1, दैट्स मीन 4 - 1 3। अब देखिए l3 किस किस में, वी सेड a में है, c में है, b को एलिमिनेट कर दो, बढ़िया बात। मैग्नेटिज्म पर आ जाओ, m दैट इज -L2 + L, दैट इज -3 -2 -1 0 1 2 3 हो गया। लेट्स चेक इसमें से कौन सा है m, तो इसमें m दिया हुआ है, दिस इज +1, वी सेट +1 है, ये भी है। c वाले में दिया हुआ +4, 4 तो है ही नहीं, इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर हमें मिल चुका है, दैट इज a, दिस इज n4 l3 m+1 और s जो हो गया +½ s 2 होते हैं ना, +½ भी होते हैं, -½ भी होते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट है ना उसको डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो अभी आई थिंक इट इज डन, समझ में भी आ गया। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, 14 तक हमारे डन हो चुके हैं, बिल्कुल डन हो गए। अब हमारे नेक्स्ट पर ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्या है हमारा, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्बिटल designation of electrons with the quantum number n l m s। मतलब NLMS दे रखा है और आपको बताना है कि एग्जैक्टली उसका करेक्ट ऑर्बिटल इंफॉर्मेशन क्या होगी। बहुत इजी है ना, बहुत इजी। अब आपको लग रहा होगा बहुत इजी हर क्वेश्चन में, एक्चुअल में इजी हो जाता है जब हमें चीजें पता चलने स्टार्ट हो जाती हैं। सबसे पहले n है 4, और मैंने आपको क्या बोला था, 4 स्टार्टिंग में आ जाता है। आपने क्या करना है, आपने ऑप्शंस में जाना है और देखना है 4 किस में, भाई मुझे बी में मिल गया, मेरा करेक्ट आंसर बी हो गया, मुझे आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। फिर भी अगर मुझे देखना हो तो मैं देखूंगी कि L3 है ना,
तो क्या होता है आपका जो 3 वाला एल होता है वो किस में जाता है, एफ में आता है ना, तो वो किस में चला गया, एफ में चला गया, वैसे ही यहाँ पर हो गया, ठीक है। यहाँ तक डन हो चुका है, 15 तक करेक्ट हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। चलिए 16 वाले पे नजर मारते हैं। 16 वाला जो है ये कहता है इसमें से कौन सा करेक्ट कंसर्निंग द क्वांटम नंबर, दैट्स मीन क्वांटम नंबर की एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड देखना है कौन सा ज्यादा करेक्ट है। चलिए देखते हैं इसमें। सबसे पहला स्टेटमेंट कहता है जो एंगुलर क्वांटम नंबर है, एंगुलर क्वांटम नंबर को हम एजीमुथल क्वांटम नंबर भी कहते हैं, ठीक है। ये डिटरमाइंस द 3 डायमेंशन शेप ऑफ द ऑर्बिटल, दैट इज ट्रू, ये यही काम करता है। ये जो हमारे एसपीडीएफ होते हैं ना उनकी शेप को बताता है। तो वी सेड ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं एंगुलर को, एजीमुथल को एल से, स्मॉल एल से। हाँ, इसके बाद है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सबसे फर्स्ट वाला होता है जिसे एन से रिप्रेजेंट करते हैं, एन से रिप्रेजेंट करते हैं। डिटरमाइन द ओरिएंटेशन एंड द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट, नो, ओरिएंटेशन नहीं बताता, क्या बताता है, एनर्जी ऑफ ऑर्बिट बताता है, बट ओरिएंटेशन नहीं, राइट। तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट तो भाई रॉन्ग सा हो गया। मैं रॉन्ग सा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि समटाइम क्या होता है हाफ करेक्ट है हाफ रॉन्ग है, तो वो ऑप्शन में ही मैच नहीं कर पाता है, तो इसलिए अभी मैंने बोला थोड़ा रॉन्ग सा है, रॉन्ग नहीं हुआ है पूरी तरह से। लेट्स सी पूरी तरह से रॉन्ग होगा या नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट पर आ जाए, बिल्कुल आ जाते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिटरमाइन द साइज ऑफ ऑर्बिट, नो, मैग्नेटिक जो है वो m है और ये क्या करता है हमारे सब शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताता है, तो कहीं ना कहीं ये भी हमारा रॉन्ग हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पर आ जाओ। स्पिन क्वांटम नंबर डिटरमाइन द ओरिएंटेशन ऑफ अ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलेटिव टू द चूजन एक्सिस, ये एग्जैक्टली स्पिन क्वांटम नंबर मे बी द प्लस हाफ और मे बी द हाफ, ये स्पिन के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो वी ये सेड यस, ये तो बिल्कुल करेक्ट बात है। तो 1 और 4 इज इन अ सी ऑप्शन, दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर इज सी। डन, चलो नेक्स्ट पर आते हैं। मेंडलीव क्लासिफाइड एलिमेंट इज, व्हाट इज मेंडलीव? देखिए हमारी जो पीरियोडिक टेबल है, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जो मोस्टली जी ने बनाई है, वो एक्चुअली मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल से ही ली गई है ना। बस दोनों में डिफरेंसेस किसका था, जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है इट इज इन अ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, और जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है मोस्टली जी की पीरियोडिक टेबल है विच इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, ठीक है। पहली चीज तो ये क्लियर हो गई। नाउ थोड़ा सा उसके बारे में बात करते हैं, और बाकी सारी चीजें जो मेंडलीव की थी वही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी ली गई है ना, मेंडलीव जी की जो भी पीरियोडिक टेबल थी। नाउ जो मेंडलीव जी की पीरियोडिक टेबल थी उसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक ग्रुप दैट इज नो, और 8 पीरियड्स और 8 ग्रुप्स नहीं, 7 थे, 7 पीरियड्स थे, तो दैट्स वाई ये 7 पीरियड्स एंड 9 ग्रुप्स थे। दिस शुड बी द करेक्ट, C1 वाला हमारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। द करेक्ट आंसर इज सी, 17 का हमारा क्या हो गया, सी वाला करेक्ट हो गया। नाउ द नेक्स्ट पर आकर देखते हैं। इन अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव अप्रोप्रिएट पोजीशन, एग्जैक्टली। जब हम अप्रोप्रिएट पोजीशन के बारे में बात करते हैं दैट्स मीन वी सेड कि यहाँ पर ना वेरिएशन है, तो आप वेरिएशन को अगर यहाँ पर चूज कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारे आते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट हमने क्या देखे, तब एसपीडीएफ में जो पी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स हो गए उनको बोला, तो है ना पोजीशन, बिल्कुल पोजीशन है भाई, कोई टेंशन ही नहीं है। फिर हम आते हैं इनर्ट गैस में, क्या इनर्ट गैस में भी पोजीशन नहीं है? वी सर बिल्कुल है भाई, हमारा 18th वाला जो 8th ग्रुप है वो पूरी तरह से इनर्ट गैस का है, टेंशन नहीं लेनी, मतलब करेक्ट है। हाँ, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट जो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट थे जो कि नीचे अलग से दिए गए थे, है ना, अभी हम होल्ड करते हैं जब तक हमें नेक्स्ट वाला प्रॉपर नहीं मिलता। नेक्स्ट वाला हमने देखा हैलोजन तो फिक्स है ना, किसमें, 17th वाले 7 ग्रुप में है ना, इसका मतलब थ्रू द एलिमिनेशन द करेक्ट आंसर इज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, राइट। तो कितने क्वेश्चंस हो गए हमारे, 18th क्वेश्चन हो चुके हैं। लेट्स मूव, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिस इज द मॉडर्न, हाँ इसका सी आंसर 18 तक हो गया, 19 पर आते हैं। द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड कंटेनिंग 50% ऑफ एलिमेंट एक्स जिसका एटॉमिक मास है 10
50% ऑफ एलिमेंट Y जिसका एटॉमिक मास है 20। देखो बहुत इजी करते हैं, इसमें क्या करते हैं, पहले यहाँ पर एलिमेंट्स लिख लेते हैं, ये रहा X, ये रहा Y, फिर जिसमें जिसकी जितनी जितनी परसेंटेज है वो लिख लेते हैं, फिर जिसका जितना जितना मास है वो लिख लेते हैं। ऐसे कॉलम बना के करते थे ना, जूनियर क्लास में करा होगा आपने, 10th NCERT में इसके क्वेश्चंस हैं। अब क्या करना है, इसको इससे डिवाइड कर देना है, इसको इससे डिवाइड, आंसर आ गया 5, इसको इससे डिवाइड, आंसर आ गया 2.5। फिर क्या करते हैं, इन दोनों में से जो भी छोटा होगा उससे सबको डिवाइड कर देते हैं। 2.5 छोटा है तो इसको भी 2.5 से डिवाइड कर दीजिए, इसको भी 2.5 से डिवाइड कर दीजिए, कर दिया, आपका आंसर आया दिस इज 2, दिस इज 1। यानी जो एम्पिरिकल फॉर्मूला इससे बनेगा वो x2 और y1, मोस्टली हम लोग 1 नहीं लिखते हैं, 1 ही छोड़ते हैं, तो x2y, यस x2y हमारे ऑप्शंस में है, और कौन से ऑप्शन में है, इट इज इन अ बी ऑप्शन। डन हो गया, चलिए लेट्स मूव, आगे बढ़ लेते हैं। कहते हैं अगर कोई एटॉमिक नंबर है किसी एलिमेंट का दैट इज 33 आर्गन, है ना, हमें नहीं पता, अभी हाइड करके रखते हैं हाइड करके रख, माइंड में हाइड करके रखना है। मेटलॉइड है, बिल्कुल ठीक है, मेटलॉइड है। इट विल प्लेस इन अ पीरियोडिक टेबल इन द, अब पीरियोडिक टेबल निकालने के लिए कौन सा करोगे, देखो मोस्टली मैं बच्चों को बोलती हूँ जब आपका 20 से 25 तक का है तो आप बोर पे चले जाओ, जहाँ 25 से ज्यादा आ जाए ऑफबो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग चले जाओ, है ना। ऑफबो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो कितना हो जाएगा, दिस इज 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, कितना हो गया 6, 7, 8, 9, 10, और 3s2 के बाद s P आएगा और P के बाद आपका D आ जाएगा, दिस इज 3p6, और उसके बाद 4 आ जाएगा 4s2, कितना हो गया, कैलकुलेट करना पड़ेगा, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, और 14 और 6 हमारे हो गए 8, दैट्स मीन अभी हमारे हो गए 28। इसके बाद हमारा क्या जाएगा, दिस इज 4s2 के बाद 3d10 भी जाएगा, 30 में है ना, एब्सोल्युटली, और उसके बाद आएगा फिर हमारा 4p3, यहाँ पर आ गया, है ना। तो जब ये 3 आ जाता है तो हम क्या बोलते हैं, इट इज किसमें, 15th वाले ग्रुप में आता है। 15th वाले ग्रुप को हम जनरली क्या बोलते हैं, द 5th ग्रुप, जैसे ना 17 को 7 ऐसे, यस, तो 5th ग्रुप है, बिल्कुल है, इट इज इन अ 5th ग्रुप, राइट। तो अगर 20, 25 तक का आ जाएगा तो बोर वाले से कर लेना, और 25 एटॉमिक मास से ज्यादा आ जाए तो, सॉरी एटॉमिक नंबर से ज्यादा आ जाए तो किस पर चले जाना है आपने, ऑफ-बो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन पे चले जाना है, ठीक। नेक्स्ट पर आ जाते हैं, इनमें से कौन सा एक्टिनॉइड नहीं है। आपकी जो पीरियोडिक टेबल में होती है ना इनर ट्रांजिशन, जो नीचे 2 बने हुए होते हैं, हॉरिजेंटल पीरियड्स बने हुए होते हैं, है ना, तो वो जो पीरियड्स होते हैं उसमें एक होता है आपका लेंथेनाइड और एक होता है आपका एक्टिनॉइड। देखो बेसिकली इसमें बहुत हायर एलिमेंट्स रखे हुए हैं, और रेडियो एक्टिव वाले भी सारे इसी में रखे हुए हैं, हैवी के लिए रखे हुए हैं। इसमें इवन बहुत सारी ना अभी एम्प्टी स्पेस भी है जिसमें रिसेंटली 2 एलिमेंट्स को फिल भी किया गया है। खैर अब मुझे नहीं पता कि उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, तो मैंने ना थोड़ा सा एलिमेंट्स को देखना स्टार्ट करा जो मुझे गिवन था। मुझे गिवन था 96, 98, 92 एंड दिस इज 65। तो अगर मुझे नहीं भी पता तो क्या मैं थ्रू द एलिमिनेशन कर सकती हूँ, बिल्कुल, मुझे थ्रू द एलिमिनेशन पता चल रहा है कि भाई ये तो एक साथ ही रखे हुए होंगे ना, है ना, और ये 60s वाला क्या होगा, ये अलग होगा, यानी ये वाला हमारा किस में चला गया, ये वाला हमारा 6 वाले पीरियड में चला गया, जो क्या था हमारा लेंथेनॉइड। तो अगर मुझे इसका करेक्ट आंसर चूज करना, मुझे नहीं पता, तो मैं थ्रू द एलिमिनेशन से भी करूंगी, दैट इज डी ऑप्शन। समझ में आ रही है बात, चलिए अभी कितने क्वेश्चन हो गए, 21 क्वेश्चन हो चुके हैं। लेट्स मूव, आगे बढ़ते हैं, और कहाँ कहाँ आ गए हम लोग, 22 क्वेश्चन पर आ गए, ठीक है। 22 क्वेश्चन में देखिए एक लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, ठीक है। टेबल कंसिस्ट ऑफ, देखिए दिस इज द लॉन्ग फॉर्म, यानी वही जो अभी हमने बात करी थी कि हमारी मेंडलीफ वाली जो लॉन्ग फॉर्म हो गई उसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। जब हम इसमें बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कौन सा करेक्ट आंसर है वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट में है दिस इज 7 पीरियड 8 ग्रुप, दिस इज 7 पीरियड 18 ग्रुप, दिस इज 8 पीरियड एंड 18th ग्रुप, ठीक, 18 पीरियड्स एंड 8th ग्रुप। अच्छा ये लॉन्ग वाली फॉर्म वाली कौन सी होगी, ये जो लॉन्ग फॉर्म वाली होगी इट इज योर मूसले जी की, दिस इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जो अभी आपने लिया था वो क्या था, वो था मेंडलीफ जी की मॉडर्न पीरियोडिक, मेंडलीफ जी की पीरियोडिक टेबल। तो दोनों में कंपेयर करा था डिफरेंसेस, एग्जैक्टली पीरियड सेम थे, यानी द करेक्ट आंसर इज सी। समझ में आ गया, क्योंकि ये जो हॉरिजॉन्टल्स होते हैं इनको पीरियड कहते हैं और द वर्टिकल्स इज ग्रुप, दैट्स इट।
राइट। इसमें मतलब इसमें तो लर्न ही करने वाली चीज है, एक्सप्लेन करने वाली कोई चीज है नहीं, इसलिए नेक्स्ट पर आते हैं। ऑल द मेंबर्स इन अ ग्रुप इन अ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल हैव द सेम। देखिए मान लो किसी एलिमेंट की वैलेंसी है 1, तो जिनकी 1 वैलेंसी उन्हें फर्स्ट ग्रुप में डाल दिया, सेकंड वैलेंसी उनको सेकंड ग्रुप में डाल दिया, मतलब ग्रुप के जितने भी एलिमेंट है सबकी क्या है, सेम वैलेंसी है, दैट्स मीन करेक्ट है। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑफ कोर्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ही वैलेंसी निकली है ना, अगर मैं वैलेंसी को टिक कर रही हूँ तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को तो मुझे करना ही पड़ेगा, है ना। और एक साथ रखने का रीजन ही यही था कि उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हमें क्लियरली विजिबल हो जाए। वी सेड यस हैविंग अ सेम केमिकल प्रॉपर्टी। ऑल ऑफ अबव बिल्कुल ठीक है, ऑल ऑफ अबव शुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाएगी द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ द इनर्ट गैसेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? दैट मीन द एफिशिएंसी ऑफ टेकन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स को लेने की एफिशिएंसी। इनर्ट कहते किसे हैं? इनर्ट हम उसे कहते हैं जिसकी वैलेंसी 0 हो, है ना, आउटर मोस्ट वाला जो शेल है वो फुलफिल होना चाहिए। तो अगर वो ऑलरेडी फुलफिल है तो क्या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी? नहीं होगी, इसलिए द करेक्ट आंसर इज ए 0, राइट। इनर्ट गैस के लिए याद रखना जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो तो 0 ही हो जाती है, और बट एक चीज याद रखना, जितनी भी इनर्ट गैस है उस पे एंथैल्पी यानी इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी जो है वो मैक्सिमम चली जाती है। देख लेंगे अभी नेक्स्ट पर, अगर कोई नेक्स्ट पर ही है, द एलिमेंट विद द पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन विच गेन एंथैल्पी इज। ध्यान से वर्ड को समझिए, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, राइट। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज था नेगेटिव, तो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी किसकी मैक्सिमम हो गई? जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 थी, दैट इज इनर्ट गैस। है इसमें कोई इनर्ट गैस? बिल्कुल साफ साफ दिख रही है, दैट इज नियॉन। तो करेक्ट आंसर क्या आ गया? नियॉन का। और आगे बढ़ते हैं, द एलिमेंट विद 0 इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आर। अभी हमने कहा यार इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 तो इनर्ट गैस की होती है। अब मैंने इनर्ट गैस देखनी स्टार्ट करी तो मुझे हीलियम नजर आ रही है, बेरिलियम भी जनरली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 शो करता है। तो अगर कभी भी ऐसा कंफ्यूजन है तो आप एलिमिनेशन से भी निकाल सकते हो ना। हीलियम तो सबको पता है मोस्ट स्टेबल है, अल्फा पार्टिकल है ना। तो करेक्ट आंसर आपको समझ में आया कैसे निकाला? बिल्कुल ठीक है। अब हम लोग पहुंच चुके हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है दैट इज 27 ये रहा हमारा 27 क्वेश्चन। ओके 27 कहते थे बॉन्ड formed as a result of the electrostatic attraction between the positive and the negative ions। पहली बात, पॉजिटिव और नेगेटिव जो अट्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन चार्ज अट्रैक्शन होता है वो हमने किसमें पढ़ा? वो तो हमारे उसी बॉन्ड में होगा ना जिसमें चार्ज इंट्रोड्यूस होता है, और चार्ज इंट्रोड्यूस 2 बॉन्ड में होता है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में जो फर्स्ट वाला इलेक्ट्रोवैलेंट वाला होता है, और एक आपका कोऑर्डिनेट में होता है। यहाँ पर दोनों दिए हुए हैं, हमारे पास इलेक्ट्रोवैलेंट भी है, हमारे पास कोऑर्डिनेट भी है, तो हम इनको तो एलिमिनेट करते हैं। केमिकल बॉन्ड इज लाइक सारे दिए हुए हैं, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड में अगर बात करें तो ये अपने आप में अनस्टेबल कंसीडर किया जाता है, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट जो है वो डोनेट करेगा, बट दूसरा वाला तो सिर्फ ले रहा है ना, वो उसके साथ शेयर ट्राई ना कर रहा है। लेकिन आयनिक वाले में एक डोनेट करेगा, एक गेन करेगा, है ना, लेकिन दोनों स्टेबल हो जाएंगे। अगर हम कोऑर्डिनेट वाले पे आते हैं तो जो डोनेट कर रहा है उसके पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जरूर रहना चाहिए, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड। तो दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर वी विल गो विद इलेक्ट्रोवैलेंट। स्टेबल हो गए ना दोनों, इसलिए यहां पर बात करेंगे। डन। नेक्स्ट पर आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट फॉलो द ऑक्टेन रूल फॉर द इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन। ओके दिस सेट ऑक्टेन रूल। ऑक्टेन रूल किसको बोलते हैं? ऑक्टेन रूल उसको बोलते हैं जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स वाला हो, है ना। और जब भी हम ऑक्टेन रूल के बारे में बात करते हैं तो द बेस्ट एग्जांपल जो हमारे पास आता है दैट इज PCl5, है ना, सुना हुआ है ना आराम से। यस, तो वी विल गो विद PCl5। बेसिकली क्या होता है, 2 ही तो रूल होते हैं। जब आप, अच्छा मैं रूल के हटाकर अगर आपसे बात करूं, जब आपने बोर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा था सबसे पहले, तो आप आउटर मोस्ट को स्टेबली क्या करते हैं, या तो फर्स्ट K में है तो 2 से, उसके बाद सारे कितने पे स्टेबल हो जाते हैं? 8 पर हो जाते हैं। तो जो भी 8 से स्टेबल हो रहा हो उसे बोलते हैं ऑक्टेंट रूल। ठीक है भाई। नेक्स्ट पर देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट हैज मैक्सिमम कोवैलेंट कैरेक्टर। ओके जब हम मैक्सिमम कोवैलेंट कैरेक्टर के बारे में बात कर रहे थे, कोवैलेंट कैरेक्टर, तो आपके एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने रूल दिया था, क्या नाम था उन साइंटिस्ट का, जिन्होंने ना सोडी जी के साथ दिया था, दैट इज फजान।
है ना, इलेक्ट्रॉन्स का किसी भी एलिमेंट में से अल्फा बीटा गामा जब निकल रहे हो तब का। तो फजान जी ने कहा था कि आपके जितना जैसे चार्ज बढ़ता रहेगा, जितना भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बढ़ता रहेगा उसका साइज उतना ही छोटा होता रहेगा, और एज वेल एज पोलराइज कांस्टेंट। खैर पोलराइज कांस्टेंट की आपको कोई जरूरत ही नहीं है, बस ये टर्म याद रखना, चार्ज बढ़ा और साइज कम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैक्सिमम कोवैलेंट कैरेक्टर जो है वो किसमें है, एल्यूमिनियम क्लोराइड में। आपको फिर भी एक हेल्प हिंट देती हूँ, कभी भी अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप प्रायोरिटीज देंगे ऑप्शन में एल्यूमिनियम, जिंक और लेड को। अगर इन तीनों में से कोई भी आ रहा है तो उसी को प्रायोरिटीज देना है। तो यहाँ पर और कोई तो है ही नहीं ना, जिंक है ना लेड है, एल्यूमिनियम है, तो विल गो विद एल्यूमिनियम। बट अगर कहीं ऐसा हो जाए कि भाई एल्यूमिनियम भी है, जिंक भी है, लेड भी है, तो वहां फिर हम बनाकर देख लेंगे जो भी हमारा बॉन्ड बनाना। देखो बनाने में आपको दो बॉन्ड्स बनाने आने चाहिए, आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट पे आता है द नेचर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया इज NH3, N लिया और 3 हाइड्रोजन ले लिए, ठीक है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, यानी उसके पास है 5 इलेक्ट्रॉन। तो दिस इज 1 2 3 4 5, और हाइड्रोजन का एक एक हो गया। तो नाइट्रोजन से कितने एटम कनेक्ट हैं, दिस इज 3, और उसके पास एक लोन पेयर है दैट इज 4, तो 4। तो 4 देख लीजिए यहाँ पे किस में आ रहा है, दिस इज यहाँ पर हो गया 2 और 1 3, दिस इज 2, दिस इज एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, sp3। तो करेक्ट आंसर क्या आ गया, sp3, राइट। चलें लेट्स मूव, बढ़ लेते हैं आगे। अब हम आ गए थर्ड वाले पर, थर्ड मतलब 31 पर आ गए हैं। आई जस्ट वांट कि नेक्स्ट वाला भी इसी स्लाइड में आ जाए, बट सर ये नहीं आ रहा। लेट्स स्टार्ट विद द 31, ठीक है। अब हम ना 31 क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं। 31 क्वेश्चन जो है वो पूरी तरह से ग्रेफाइट के बारे में बात कर रहा है। सबसे पहले डू यू नो व्हाट इज ग्रेफाइट, जानते हैं ग्रेफाइट क्या है? बिल्कुल, ग्रेफाइट जो है, सॉरी ग्रेफाइट जो है वो कार्बन का एलोट्रॉप है ना। और कैसा एलोट्रॉप है, स्टेबल या प्योर एलोट्रॉप है, डायमंड और ग्रेफाइट दोनों, ठीक है। अब यहाँ पे कहता है इट इज द मोस्ट स्टेबल फेज ऑफ कार्बन एट अ नॉर्मल कंडीशन। वी सेड बिल्कुल ठीक है, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में दो ही स्टेबल होते हैं। अच्छा, ये अगर नॉर्मल कंडीशन में बोला जाए ना, तो अगर कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो याद रखना ग्रेफाइट इज मोर स्टेबल देन डायमंड, क्योंकि जो थर्मोडायनामिकल स्टेबिलिटी होती है, द स्पेसिफिक हीट ऑफ फॉर्मेशन, वो डायमंड की 29 किलो जूल पर मोल है और ग्रेफाइट की 0। तो ग्रेफाइट डायमंड से ज्यादा स्टेबल है, पहली चीज, ठीक है। कहते हैं इट इज मेड ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन, नहीं भाई sp3 से तो डायमंड होता है, ये रॉन्ग हो गया। इट इज अ गुड कंडक्टर बोथ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, वी सेड बिल्कुल है भाई, तभी तो आपने अपनी बैटरीज में इसको यूज किया है। यस, दिस इज 1 and 3, 1 and 3 इज इन अ सी ऑप्शन। डन, चले आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोलिक वॉशिंग, हाइड्रोलिक वॉशिंग, हाइड्रोलिक वर्ड का मतलब होता है दैट इज अ प्रेशर, है ना, बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ जो वॉशिंग करी जाती है। तो जब भी हम प्रेशर के साथ वॉशिंग करते हैं तो ओर्स को क्लियर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स में करते हैं, वी सेड बिल्कुल ठीक है। और ये ना ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग होता है ना, ग्रेविटेशन डायरेक्शनल के अकॉर्डिंग, ऐसे प्रेशर डालेंगे तो नीचे की तरफ आएगा, दिस इज अकॉर्डिंग टू द ग्रेविटेशन। इट इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन अ मैग्नेट, नो नो नो, इट इज नॉट बेस्ड इन अ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, दैट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। द करेक्ट आंसर इज ए, क्योंकि ये तो ग्रेविटेशन पर डन है ना, ठीक है भाई। चले, हो गया नेक्स्ट पर आ जाते हैं। अभी हमारे 32 तक हो चुके हैं, किस पर आ गए हम 33 और 34 वाले पर आ गए। चलिए 33 कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ग्लास कैन बी एच्ड और अ स्क्रैच बाय, एच या एचिंग वर्ड होता है, द ड्राइंग ऑन अ ग्लास सरफेस, राइटिंग, कटिंग, जो भी करनी है सरफेस पर ओनली। तो डायमंड, बिल्कुल डायमंड यूज किया जाता है, ए तो करेक्ट है। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड बिल्कुल नहीं कहता। एक्वारिजिया, यस एक्वारिजिया किया जाएगा, हैवी होता है ना। क्या होता है एक्वारिजिया, दिस इज HCl और रेशियो HNO3, this is 3:1। तो yes, the correct answer is 1 and 3। कंसंट्रेटिक सल्फ्यूरिक एसिड बिल्कुल नहीं किया जाएगा, तो इसका दो आंसर आ गए, दिस इज फर्स्ट एंड थर्ड, और फर्स्ट और थर्ड, दिस इज फर्स्ट और थर्ड। तो फर्स्ट और थर्ड इसमें है ही नहीं,
क्योंकि फिर भी एक बार वापस से ऑप्शंस के डिटेल में देखते हैं। द फर्स्ट वन इज डायमंड, ये डायमंड तो किया ही जाता है क्योंकि डायमंड तो होगा ही। हाइड्रो एक्वारीजिया नहीं होगा, सॉरी, हाँ एक्वारीजिया नहीं होगा, रीजन बता रही हूँ। एक्वारीजिया तो आपके नोबल मेटल के लिए होता है ना, नोबल मेटल के लिए, ग्लास इज नॉट मेटल, दैट्स वाई दिस इज हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। ये कैसे भूल गए, हाँ जी, एचिंग ऑफ ग्लास के लिए तो एक ही कंपाउंड है, दैट इज HF, राइट। हाँ ठीक है, एक्वारीजिया का डिस्कशन होना था तो हो गया। एक्वारीजिया जो है वो नोबल मेटल के लिए है, एंड टॉकिंग अबाउट ग्लास, राइट। तो करेक्ट आंसर फर्स्ट और सेकंड का इट इज सी, दिस इज फर्स्ट एंड सेकंड। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का ये प्रिंसिपल यूज है, प्रिंसिपल यूज समझते हैं, मतलब इसके अलावा कोई और यूज हो ही नहीं सकता, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। Which one of the following material can be used by the farmers to treat the too acidic soil of its field? देखिए क्या होता है ना, आपकी सॉइल जब एसिडिक हो जाती है, देयर आर द सेवरल थिंग्स विच वी कैन यूज। तो जिसमें द कॉमन इज जितने भी लाइम के हैं, दैट मीन ये तीनों यूज किए जाते हैं। बट अगर आपसे बोला जाए द वन कंपाउंड दैट इज मोर इफेक्टिव, है ना, तो वो है आपका कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट, MgCO3 का होल ट्वाइस, जिसे क्या बोलते हैं, डोलोमाइट। डोलोमाइट स्पेशली यूज किया जाता है, ठीक है, स्पेसिफिक। लेकिन हाँ यहाँ पर लाइम का बोला है, कंफ्यूज करने के लिए तीनों लाइम दिए, तो लाइम की जितनी भी फॉर्म में सारी यूज की जाती है। वी सेड यस ऑल ऑफ दिस, दिस इज 1 2 3। ओके, लेट्स मूव, आगे आते हैं 34 के बाद। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 35 38 आ रहा है, आ गया। चलिए यहाँ पर आते हैं हम 35 क्वेश्चन में बात कर रहा है, सिनाबार इज ऑल्सो नोन एज मर्क्यूब्लेंड। अच्छा मर्क्यूब्लेंड, सिनाबार होता क्या है, तो सिनाबार आपका ओर है, किसका, मर्क्यूरी का। तो ये वाला स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट लग ही रहा है, बिल्कुल लग रहा है। इसके बाद कहते हैं द कलर ऑफ सिनाबार वेरीज फ्रॉम डल ग्रे टू ब्राइट ग्रीन। नो नो नो, इट इज नॉट ब्राइट ग्रीन, इट इज लाइक रेड होता है। और इसके जो रेड है ना, उसको एक वर्ड यूज करते हैं एनसीईआरटी में, दैट इज ब्रिक रेड, है ना। उसको जो ईंट का कलर नहीं होता लाल वाला, ब्रिक वाला, उसे ब्रिक रेड वर्ड यूज किया है। तो मुझे यहाँ पर ये कलर वाले में रॉन्ग लग रहा है, इसको मैं एलिमिनेट करती हूँ। लेकिन लेट्स सी, समटाइम ऐसे क्या होता है ना, रिलेट कर जाता है किसी कंबाइन ऑप्शन में, इसलिए और ऑप्शन को भी देख लीजिए। ये कहते हैं द सिनाबार इज द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ रिफाइनिंग एलिमेंट मर्क्यूरी। वी सेड बिल्कुल ठीक है, मर्क्यूरी के लिए बेस्ट है। और नेक्स्ट पर आते हैं, सिनाबार इज द हिस्टोरिक सोर्स ऑफ बिलियंस ब्लू पिगमेंट ट्रीटमेंट एज्योर। नो, ये ब्लू पिगमेंट नहीं होता। अभी मैंने आपको क्या बोला कि ये रेड है, ब्रिक रेड, तो यहाँ पे ब्लू टर्म नहीं आना चाहिए था, रेड होता तो करेक्ट आंसर होता। तो ये वाला भी रॉन्ग है। फर्स्ट और थर्ड करेक्ट है भाई, ये रहा फर्स्ट और थर्ड। ओके, और बढ़ लेते हैं। कॉपर इज मेनली फाउंड इन द फॉर्म ऑफ सल्फाइड डिपॉजिट। बिल्कुल, जहां पे भी सल्फाइड डिपॉजिट होगा वहां पर कॉपर सल्फाइड डिपॉजिट होगा, एब्सोल्युटली राइट। इसमें और कार्बोनेट डिपॉजिट, ये भी ठीक है। सिलिकॉन डिपॉजिट, बिल्कुल ठीक है। सल्फाइड डिपॉजिट ओट्स पड़े होंगे, कार्बोनेट डिपॉजिट, सिलिकॉन डिपॉजिट, इन तीनों की साथ में हमें कॉपर मिलता है, बिल्कुल ठीक है। विच वन अमंग ऑफ द फॉलोइंग, हाँ जी, जब भी आप सल्फाइड के बारे में बात करते हो तो सल्फाइड वाला आपका होता है कैल्कोपाइराइट, यानी ये फर्स्ट आना चाहिए, कैल्कोपाइराइट। कैल्कोपाइराइट फर्स्ट हमारे ए में है, तो करेक्ट आंसर तो ये मिल गया। फिर भी औरों के बारे में देखिए, कार्बोनेट वाला होता है एज्यूराइट होता है, और डायोपेस्ट वाला जो होता है ये होता है आपका सिलिकेट। तो थोड़ा सा समटाइम व्हेन यू लर्न द ओर, जब भी आप ओर देखें तो एटलीस्ट कंपोजिशन देख लें कि जैसे आपने कहा कि दिस इज द ओर ऑफ कॉपर, तो कॉपर किसके साथ कंबाइंड है ना, तो उससे फिर फॉर्मूला रिलेट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। दिस इज द स्टेटमेंट ट्रू अबाउट द आइडियल गैस। ओके, आइडियल गैस रेयरेस्ट होती है हमारी आइडियल गैस, ठीक है। द आइडियल गैस assume that the gas particles have no volume, बिल्कुल ठीक है, वो तो उसमें वॉल्यूम नहीं होती। इवन वेलोसिटी को भी जीरो कंसीडर करते हैं, मतलब इतने निग्लिजिबल और कंसीडर करते हैं कि जीरो कोलिजन जो है वो इलास्टिक कोलिजन किया जाता है ना, काइनेटिक एनर्जी थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़ा होगा। तो आइडियल गैस जो होती है एक्यूरेटली प्रिडिक्ट द बिहेवियर ऑफ ऑल गैसेस अंडर द कंडीशन। ऑल गैसेस नहीं होती, ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है। आइडियल गैस कैन बी रिटन, बिल्कुल ठीक है, फॉर्मूला पढ़ा है ना आपने गैस इक्वेशन का, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। आइडियल गैस की इक्वेशन है, आर कांस्टेंट है, बिल्कुल ठीक है। तो ए और सी वाला डी बोल रहा है करेक्ट है, हाँ जी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक। नाउ नेक्स्ट पर आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एसिड एंड अ बेस इज करेक्ट, ठीक। एसिड विच हैव अ पीएच लेस देन 7, करेक्ट है। while the base pH is greater than 7, बिल्कुल ठीक है। अभी ए वाला में करेक्ट मिल गया है, लेकिन क्या बोला था मैंने
कि एक मिल जाए तब ऐसा नहीं है कि आप आगे नहीं देखेंगे, बिल्कुल आगे देखने हैं, मे बी आगे कोई और हो और उसका और ज़्यादा इससे अच्छी एक्सप्लेनेशन हो और ज़्यादा इससे करेक्ट आंसर दे रहा हो। तो ये है एसिड डोनेट प्रोटॉन इन अ सॉल्यूशन वाइल बेस एक्सेप्ट देम। ओके, अब जब हम एसिड बेसिस सॉल्ट के बारे में बात करते हैं तो हमारे तीन प्रिंसिपल्स, तीन रूल्स होते हैं। एक हमारा एजीमुथल नहीं, दिस इज अर्हेनियस कंसेप्ट, एक ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट, एक लिवाइस नहीं लुइस। तो जो अर्हेनियस ही थे उन्होंने कहा था एसिड जो है, जो वाटर सॉल्युबल होते हैं, वो हाइड्रोजन आयन को लिबरेट कर देते हैं। बेस जो होते हैं वाटर सॉल्युबल होते हैं, वो OH आयन को लिबरेट कर लेते हैं, है ना। सिमिलर उन्होंने बोला कि क्या वो जो हमारे ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थे, उन्होंने कहा कि जब कोई भी एसिड है किसी के साथ कंबाइन होता है तो प्रोटॉन को डोनेट करता है और जो बेस होता है वो प्रोटॉन को रिसीव करता है ना। तो यस, एसिड ने डोनेट करा प्रोटॉन को, उसने रिसीव करा, ये करेक्ट लग रहा है। नेक्स्ट पे कहते हैं जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है कंप्लीटली आयोनाइज्ड होता है, दैट इज वेरी ट्रू। जो स्ट्रॉन्ग होता है वो आयोनाइज्ड होगा और वीक ओनली पार्शियल। वीक और स्ट्रॉन्ग की डेफिनेशन है भाई, तो इसलिए ऑल ऑफ अबव शुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑल ऑफ अबव वाला हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट 38 तक हो चुका है, 39 पर आ जाते हैं। 39, तो 39 क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द ऑर्गेनिक। ठीक है, ऑर्गेनिक में हम लोग बात कर रहे हैं, तो बेसिकली ऑर्गेनिक वर्ड होता क्या है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जर्नली कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ कार्बन, बिल्कुल ठीक है राइट। इसके बाद नेक्स्ट इज आइसोमर्स हैव अ सेम, एब्सोल्युटली राइट। आइसोमर्स का मतलब ही वही होता है कि फॉर्मूला तो तुम्हारा सेम है लेकिन क्या हो गया, नॉट करेक्ट बोल रहा है ना, नॉट करेक्ट। तो यस, ये करेक्ट नहीं है क्योंकि यहाँ पर इनऑर्गेनिक आना है, दैट इज द कंफ्यूजन थोड़ा सा। अच्छा, एक चीज और समझ लेना, जिस क्वेश्चन में ऐसा बोले ना नॉट करेक्ट, वो थोड़ा सा ट्रिकी होता है। जो बोले ना करेक्ट है उससे तो बहुत ईजी होता है निकालना। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं। आइसोमर्स, ये वाला करेक्ट है ना, वो कहते हैं नॉट करेक्ट कौन सा है। फंक्शनल ग्रुप डिटरमाइन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर फ्लेमेबल एंड टॉक्सिक। अब यहाँ जो है ना, दो क्वेश्चन में कंफ्यूजन सा है। लाइक फ्लेमेबल तो सारे होते हैं, टॉक्सिक भी आपके क्या हो गए, सारे हो गए। तो इसका मतलब ये नॉट करेक्ट नहीं, ये तो करेक्ट टर्म में चला गया ना, है ना। अब यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन है। हर ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स होते हैं फ्लेमेबल तो हैं बट टॉक्सिक नहीं होते, मतलब मे बी है मे बी नहीं है, दैट इज द टर्म। और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो जनरली कैरेक्टराइज, तो जनरली हम क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक टर्म वर्ड यूज करते हैं, है ना। तो अगर मुझे इसमें यू चूज करना हो तो आई विल गो विद दिस, है ना, मैं तो इसी के साथ जाऊंगी क्योंकि दैट डिफाइन द परफेक्ट एक्सप्लेनेशन, है ना। तो थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन आ जाता है ये थ्योरी वाले क्वेश्चंस में। ठीक है भाई, डिटेल कर दिया आपको, बिल्कुल कर दिया। नेक्स्ट पर आ जाते हैं, 40th वाले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आर द करेक्ट ऑफ अ कार्बन कंपाउंड, जो कार्बन कंपाउंड्स के लिए करेक्ट है। जब भी आप कार्बन कंपाउंड्स के बारे में बात करें तो एक काम करें, क्या करें, अपने माइंड में ना कुछ एग्जांपल्स को सेट कर लें। तो जब आप एग्जांपल सेट करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं रिलेट करने में इजी होता है। और कार्बन तो आप सबको आने चाहिए, क्यों आने चाहिए, क्योंकि कार्बन एंड सेलोट्रॉप एक टॉपिक ही है आपकी केमिस्ट्री में, है ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं इनऑर्गेनिक वाली जो आपकी केमिस्ट्री है उसमें, यहाँ पर है मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स आर अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब एक बात बताइए, आपके पास जितने भी हैं, जैसे जितने भी आपने एलोट्रॉप्स पढ़े हैं ना, कंपाउंड्स पढ़े, लगभग कार्बन के पास जो 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन से वो ब्रेक करेगा ही करेगा, क्योंकि जो एक्सेप्ट द डायमंड है दैट इज द फॉर्म बाय द 4 इलेक्ट्रॉन, और जितने भी हैं उसमें 3 2 कोवैलेंट है, किसी में वेंडरवॉल है, किसी में आयनिक है, दैट डिफरेंट है ना। तो डायमंड को छोड़ के जो और है वो तो कंडक्शन कर रहे हैं, इसलिए भी साइड ये कहीं ना कहीं हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है फर्स्ट वाला। इसने ऑल थोड़ा ही ना बोला है, इसने मोस्ट ऑफ बोला है, दैट्स व्हाई। फिर यहाँ पे कहते हैं मोस्ट ऑफ कार्बन कंपाउंड्स आर द पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर आपने गुड को करा है तो आपको ऑफ कोर्स पुअर वाले को एलिमिनेट करना पड़ेगा। फिर कहता है थर्ड वाले में द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कार्बन कंपाउंड इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, और डी में फोर्थ में कहता है इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, देयर आर सेवरल एलोट्रॉप्स ले लीजिए, कंपाउंड ले लीजिए, तो जनरली क्या होता है वो स्ट्रॉन्ग वाली
कहाँ गया, नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, एब्सोल्युटली। जैसे माइंड में अगर कोई कोई एग्जांपल, एब्सोल्युटली हम ग्रेफाइट का एग्जांपल ले सकते हैं। ग्रेफाइट में वेंडरवॉल है, और वेंडरवॉल क्या है हमारा, बहुत जल्दी ब्रेक होने वाला वीकेस्ट बॉन्ड है, तो मैं इसकी तरफ जाऊंगी, दिस इज 1 and 3, सॉरी अपोजिट, सॉरी नहीं है वाला ना, दिस इज अट्रैक्शन, दिस इज 1 and 4, दैट इज सी। ठीक, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो वेरी स्ट्रॉन्ग है। सिर्फ वेंडरवॉल को, अगर मैं वेंडरवॉल वाले में बात कर रही थी, अभी आपको ग्रेफाइट का समझाती हूँ। ग्रेफाइट में क्या है ना, 4 कार्बन है, 3 तो कोवैलेंट है एंड 1 इज वेंडरवॉल, तो 1 तो ब्रेक हो गया बट 3 तो स्टिल हैव ना, है ना, तो 1 वीक था, इट्स ओके, बट कंप्लीट थोड़ा ना वेंडरवॉल से बना हुआ था, दैट्स व्हाई आई विल गो विथ 4, और इसलिए सी का हो गया, दिस इज फर्स्ट एंड फोर्थ। तो ये थे हमारे 40 क्वेश्चंस, होप आप लोग को समझ में आए होंगे। कैसे मेन क्या होता है कि क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है, कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है ना, और जितना भी पढ़ा हुआ है उसको टाइम बाय टाइम रिकॉल करते रहना चाहिए, तभी तो हमने ये क्वेश्चन पेपर बनाया, ताकि आप लोग को प्रैक्टिस करने में इजी हो, जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। थैंक यू, जय हिंद।